नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत और चीन के बीच 14वें दौर की वार्ता, सीमा पर तैनात 60,000 भारतीय सैनिक का क्या होगा नतीजा, आपको बताएंगे दोस्तों। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि झुका पाकिस्तान, कहा हम भारत से 100 सालों तक दुश्मनी नहीं चाहते। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा जम्मू कश्मीर का, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मंडराता दिखा ड्रोन, सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सबको होगा कोरोना संक्रमण, बूस्टर डोज भी नहीं रोक पाएगी इसे, मेडिकल एक्सपर्ट्स ने किया दावा। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में बताएंगे कि यूपी में भाजपा विधायकों की नाराजगी पर अमित शाह की नजर, ला रहे हैं नया फार्मूला। दोस्तों, क्या पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है भाजपा की सरकार, तो बेझिझक इस वीडियो को कीजिए लाइक, 3000 लाइक के टारगेट को पूरा कराइए। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच में चल रही है बातचीत और सीमा पर जो तैनात है 60,000 भारतीय सैनिक, वो चीन के अंदर घुसेंगे या वापस आ जाएंगे, इसको लेकर के भी हो सकता है बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच बुधवार को 14वें स्तर की सैन्य बातचीत हो रही है और चीन ने मंगलवार को कहा था कि भारत से लगी सीमावर्ती क्षेत्रों में मौजूदा स्थिति सामान्यतः स्थिर है। तो दोस्तों, चीन का मानना है कि कोई गतिरोध नहीं है, सब स्थिर है और उनसे पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले शेष स्थानों से सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया पर चर्चा के लिए बुधवार को कोर कमांडर स्तर की 14वें दौर की वार्ता होने की पुष्टि हुई है। और चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन का बयान नई दिल्ली में सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों द्वारा यहां कहे जाने के एक दिन बाद आया, जब भारत 20 महीने से चल रहे विवाद पर दोनों पक्षों के बीच 14वें दौर की सैन्य वार्ता कर रहा है। पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले शेष स्थानों के मुद्दे के समाधान के लिए चीन के साथ सार्थक वार्ता होने को लेकर भारत आशान्वित है। और आपको दोस्तों बता दें कि आज की बैठक के बाद हो सकता है बड़ा फैसला। 60,000 सैनिकों को हमने बॉर्डर पर खड़ा कर रखा है और जैसे ही आदेश आएगा तो ये पता चलेगा कि इनको चीन के उस पार जाकर ऑपरेशन करना है कि वापस आकर आगे की ऑपरेशन की तैयारी करनी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। झुक गया पाकिस्तान, कहा हम भारत से 100 सालों तक दुश्मनी नहीं चाहते। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने अपनी नई सुरक्षा नीति में कहा है कि वो भारत के साथ किसी तरह की दुश्मनी नहीं रखना चाहता। सुरक्षा नीति में कहा गया कि पाकिस्तान अपने पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण रिश्ते चाहता है और इस राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में पड़ोसी देशों के साथ शांति और आर्थिक कुदेश नीति के केंद्र में होगी। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक एक अधिकारी ने नई सुरक्षा नीति को लेकर पत्रकारों को मंगलवार को ब्रीफ किया। अधिकारी ने बताया कि 100 पन्नों की सुरक्षा नीति में कहा गया है कि लंबे समय से चले आ रहे कश्मीर विवाद के अंतिम समाधान के बिना ही भारत के साथ व्यापार और वाणिज्य संबंधों के लिए पाकिस्तान की तरफ से रास्ते खुले हैं, बशर्ते कि दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच बातचीत में प्रगति हो। तो दोस्तों, भारत के साथ बातचीत चाहता है पाकिस्तान, लेकिन भारत सिर्फ एक बात कहता है कि टॉक एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। या तो आप आतंक को कर लीजिए, नहीं तो भारत के साथ टॉक कर लीजिए। तो दोस्तों, आतंकवादी को तो जम्मू कश्मीर में देश की सेना हर रोज एनकाउंटर कर ही रही है, लेकिन अब क्या टॉक शुरू कर देने चाहिए? आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान से बातचीत शुरू होनी चाहिए? हाँ या ना में अपनी राय जरूर बताइए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि जम्मू कश्मीर से आ रही है और हर रोज की तरह अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मंडराता दिखा आज भी एक ड्रोन, सुरक्षा बलों ने चला दिया तलाशी अभियान और अगर इसमें कोई दहशतगर्द छुपा मिला तो सुरक्षा बल उसे आज 24 घंटे के भीतर भून देंगे, ढेर कर देंगे। जम्मू जिले के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन दिखाई दे गया है। इसकी सूचना के बाद पूरे इलाके में सर्च अभियान शुरू कर दिया गया है और आपको बता दें कि कानाचक इलाके में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के अलावा अन्य एजेंसियों को लगाया गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इलाके में सभी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और इससे पहले भी कई बार इलाके में ड्रोन दिखने की घटनाएं हो चुकी हैं। दोस्तों, ये ड्रोन चीन भेज रहा है या पाकिस्तान भेज रहा है या फिर यूं कहिए कि चीनी ड्रोन को पाकिस्तान भेज रहा है? क्या लगता है आपको, जरूर बताइए। लेकिन भारत की सेना है मुस्तैद, ड्रोन देखते ही ढेर कर देती है ड्रोन को और तलाशी अभियान शुरू कर देती है और उसमें जैसे ही कोई हथियार या फिर कोई दहशतगर्द मिलता है तो हथियार को जब्त कर लेती है और दहशतगर्द को
ढेर कर देती है देश की सेना। देश की इन वीर पुत्रों को हमारा सलाम। आप भी कमेंट में सैल्यूट जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सबको होगा ओमिक्रॉन संक्रमण, बूस्टर डोज भी नहीं रोक पाएगा इसे, मेडिकल एक्सपर्ट्स ने किया बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच ओमिक्रॉन के मामलों में तेजी दर्ज हो रही है। रोजाना इनकी संख्या बढ़ती जा रही है और इस बीच एक टॉप मेडिकल एक्सपर्ट्स ने ओमिक्रॉन को लेकर चेतावनी जारी की है। उनका कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को रोका नहीं जा सकता, लगभग सभी लोग इससे संक्रमित जरूर होंगे। और उनका यह भी दावा है कि कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज या फिर प्रिकॉशन डोज भी इस पर काम नहीं करेगी। बूस्टर डोज अमेरिका को नहीं रोक पाएगी। उनका कहना है कि ओमिक्रॉन खुद को सर्दी जुकाम की तरह पेश कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि बूस्टर डोज और प्रिकॉशन डोज में आप कंफ्यूज मत होइए। बूस्टर डोज दुनिया कहती है, लेकिन भारत उसी को प्रिकॉशन डोज कहता है, जो कि अब देश में शुरू हो चुका है। नागरिक हैं, उससे ज्यादा उम्र के नागरिक सीधा वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर अपना आयु प्रमाण पत्र दिखाकर इस वैक्सीनेशन को ले सकते हैं। किसी डॉक्टर से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तुरंत प्रिकॉशन डोज अपने घर में बुजुर्गों को जरूर डलवाइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में भाजपा विधायकों की नाराजगी पर अमित शाह की नजर ला रहे हैं नया फॉर्मूला। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा के कुछ नेताओं से विचारों में मतभेद के कारण पार्टी छोड़ दी। इससे प्रदेश में सियासी भूचाल आ गया। तो इसी उथल पुथल को काबू करने के लिए प्रदेश में भाजपा विधायकों को मनाया जा रहा है और खुद चाणक्य जी यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डैमेज कंट्रोल करने का उनको जिम्मा सौंप दिया गया है। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे की टाइमिंग देखें तो दिल्ली में बीजेपी के प्रत्याशियों के नाम पर मंथन जारी है। इस हाई लेवल मीटिंग में योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद रहे। आपको बता दें दोस्तों कि मंत्री जी के इस्तीफे के कई कारण यहाँ पर सामने आ रहे हैं और अगर भाजपा की बात माने तो वो अपने बेटे समेत कुछ जान पहचान के लोगों को टिकट दिलवाना चाहते थे, लेकिन जब परिवारवाद की इस कोशिश के खिलाफ भाजपा ने मना किया, इनकार किया, टिकट देने से मना कर दिया, तो फिर उसका ये प्रतिक्रिया आई कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया और भाजपा के कुछ और विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ये निजी महत्वाकांक्षा के चलते ये सब हो रहा है? क्या अपने आप को बड़े नेता बनाए रखने के चक्कर में पार्टी की विचारधारा से खिलवाड़ कर रहे हैं ये नेता और इसीलिए भाजपा छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि चाहे कुछ भी हो, प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनना हर हालत में तय है, तो वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो जरूर कीजिए। 3000 के लाइक के लक्ष्य को जरूर पूरा करवाइए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत का सपना युवा मन युवा, दुनिया भर में युवाओं ने फहराया परचम। 25वें युवा महोत्सव के शुभारंभ पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी ने बुधवार को पुडुचेरी में 25वें युवा महोत्सव का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। विवेकानंद जयंती पर आयोजित इस महोत्सव का शुभारंभ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत के पास दो असीम ताकत है, एक डेमोग्राफी और दूसरी डेमोक्रेसी। जिस देश के पास इतनी युवा शक्ति हो, उसकी क्षमताओं को उतना ही व्यापक माना जाता है। भारत के पास ये दोनों ताकत है और उन्होंने कहा कि न्यू इंडिया का मंत्र है मुकाबला करो और जीतो। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत के युवाओं में अगर टेक्नोलॉजी का चार्म है तो लोकतंत्र की चेतना भी है और आज अगर युवा में अगर श्रम का सामर्थ्य है तो भविष्य की स्पष्टता भी है। इसीलिए भारत आज जो कहता है, दुनिया उसे आने वाले कल की आवाज मानती है और भारत अपने युवाओं को विकास के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों की ताकत मानता है। भारत व दुनिया के भविष्य का निर्माण हो रहा है और 2022 भारत के नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती भी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जेपी नड्डा का बड़ा बयान, बोले पीएम मोदी की सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डाला गया, देश से माफी मांगे कांग्रेस पार्टी। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए? आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा से खिलवाड़ की सुनियोजित साजिश में पंजाब की कांग्रेस सरकार की भूमिका लोग देख चुके हैं। नड्डा ने यह टिप्पणी परोक्ष तौर पर एक समाचार चैनल के स्टिंग को लेकर
की, जिसमें पंजाब पुलिस के अधिकारियों को कथित तौर पर यह कहते सुना गया कि पिछले सप्ताह मोदी के काफिले को बाधित करने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई इसीलिए नहीं की क्योंकि उनके पास वरिष्ठ अधिकारियों से आदेश नहीं थे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मौसम विभाग से निकल के आ रही है। उत्तर भारत के इलाकों में बढ़ेगी मुश्किलें, कड़ाके की ठंड के बीच होने जा रही है झमाझम बारिश। यहाँ दोस्तों कड़ाके की सर्दी के बीच उत्तर भारत के कई हिस्सों में आने वाले समय में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग यानी कि IMD ने बुधवार सुबह बारिश की चेतावनी जारी कर दी। ठंड और बारिश के चलते इन इलाकों में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। मालूम हो कि पिछले कुछ दिनों से देश के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। अगले 2 घंटे के दौरान कुरुक्षेत्र, सहारनपुर, देवबंद, मुजफ्फरनगर के आसपास क्षेत्रों में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होगी। इससे पहले मौसम विभाग ने यूपी के मेरठ में भी बारिश की संभावना जताई थी। वहीं हरियाणा के करनाल, यूपी के शामली में भी बारिश होने की भविष्यवाणी मौसम विभाग की ओर से की गई थी। दोस्तों रुक करते हैं भारत पाकिस्तान सीमा पर फायरिंग, पाकिस्तानी रेंजर्स ने अपने ही घुसपैठियों को मार गिराया और शव भी उठा के ले गए। जी हाँ दोस्तों, भारत पाकिस्तान सीमा पर अटारी इलाके में स्थित सीमा निगरानी चौकी मुहावा जीरो लाइन पर एक पाकिस्तानी घुसपैठिया मार गिराया गया है। गोली लगने के बाद ये पाकिस्तानी क्षेत्र में पहुंच गया, जिसे पाकिस्तानी रेंजर्स उठा कर ले गए। इसके तुरंत बाद सीमा सुरक्षा बल ने पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ फ्लैग मीटिंग की, लेकिन पाकिस्तानी रेंजर्स ने BSF अधिकारियों को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जानकारी के मुताबिक मुहावा पोस्ट पर BSF की 144 बटालियन के जवान रविवार और सोमवार की मध्य रात्रि करीब 1 से 2 बजे के बीच गश्त कर रहे थे। इस बीच जवानों ने गोलियां चलाने की आवाज सुनी। सूत्रों के मुताबिक कोई पाकिस्तानी तस्कर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश कर रहा था, तभी गोलियों का शिकार हो गया और इसके तुरंत बाद ही BSF जवानों और अधिकारियों ने वहां जांच की। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी रेंजर्स भी वहां पहुंच गए। घुसपैठी का शव पाकिस्तान की सीमा में था। यही वजह है कि पाकिस्तानी रेंजर्स शव को उठाकर ले गए। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत को फरवरी में मिलेंगे 3 और राफेल लड़ाकू विमान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना को जल्द ही 3 और राफेल लड़ाकू विमान मिलने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 3 और राफेल लड़ाकू विमानों की खेप 1 या 2 फरवरी को भारत पहुंच सकती है और इन विमानों में पूरी तरह से भारत की जरूरतों को देखते हुए अहम उपकरण लगाए गए हैं। इससे इस विमान में क्षेत्रीय स्तर पर दुश्मनों से लड़ने में मदद मिलेगी। वहीं आखिरी राफेल लड़ाकू विमान को अप्रैल जा सकता है। माना जा रहा है कि अगर मौसमी परिस्थितियां ठीक रहती हैं तो 1 या 2 फरवरी के आसपास दक्षिणी फ्रांस के मार्सेली के इस्रली ट्यूब एयरबेस से 3 राफेल विमानों को भारत के लिए रवाना किया जा सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दरअसल दोस्तों, चीन से बड़ी खबर है। शी जिनपिंग सरकार ने भारत के साथ सीमा पर मौजूदा स्थिति को स्थिर बताया और दोनों देश के बीच हुई कोर कमांडर स्तर की वार्ता। जी हाँ दोस्तों, चीन ने भारत के साथ 12 जनवरी को होने वाली कोर कमांडर स्तर की वार्ता में हिस्सा लेने की पुष्टि कर दी है। इसी के साथ चीनी विदेश मंत्रालय ने भारत से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में मौजूदा स्थिति को स्थिर करार दिया है। चीन की तरफ से बयान में कहा गया है कि पूर्वी लद्दाख में टकराव वाली बाकी जगहों से सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया पर कोर कमांडर स्तर की 14वें दौर की वार्ता बुधवार 12 जनवरी को ही होगी। और वहीं चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जैसा कि दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी है, चीन और भारत 12 जनवरी को चीन की सीमा में मौजूद मालदो में 14वीं दौर की कमांडर स्तरीय वार्ता करेंगे। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना के मसलों ने बढ़ाई चिंता, पीएम मोदी करेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। लॉकडाउन को लेकर हो सकता है फैसला। जी हाँ दोस्तों, देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले में इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को कई राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक करेंगे और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बता दें कि अत्यधिक संक्रामक वायरस के प्रयास को रोकने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में नए सिरे से प्रतिबंध लगाए गए हैं। रविवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में कोविड स्थिति की समीक्षा करते हुए पीएम मोदी ने जिला स्तर पर पर्याप्त स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने और मिशन मोड में
किशोरों के लिए टीकाकरण अभियान को तेज करने का आह्वान किया था। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में इस महामारी के फैलने के बाद से मुख्यमंत्रियों के साथ कई बैठकें की हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। खराब छवि, मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं देगी भाजपा, प्रत्याशी चयन को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक हुई आज। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा ने मन बना लिया है कि जो दागी छवि के नेता हैं उनको नहीं मिलेगा टिकट। भाजपा विधानसभा चुनाव में खराब छवि वाले मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं देगी, वो जिताऊ व टिकाऊ उम्मीदवारों पर ही दांव खेलेगी। सोमवार को पार्टी की चुनाव समिति की पहली बैठक में प्रत्याशी चयन पर मंथन किया गया। पहले व दूसरे चरण के कुछ प्रत्याशियों की सूची इसी सप्ताह जारी की जाएगी। और आपको बता दें कि दिल्ली में मंगलवार को होने वाली पार्टी की बैठक में यूपी के प्रत्याशी चयन को लेकर निर्णय किया गया। बैठक में प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने चुनाव प्रचार की और उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग की कोविड गाइडलाइन के तहत डोर टू डोर प्रचार किया जाएगा। पार्टी बड़े नेताओं की डिजिटल सभा और रैली करेगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा का बड़ा आरोप, शहजाद बोले पंजाब पुलिस को पहले से ही मालूम था कि पीएम के दौरे पर चक्का जाम होगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब में पीएम के दौरे के दौरान सुरक्षा में हुई चूक पर भाजपा ने पंजाब सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। एक टीवी चैनल का हवाला देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि पंजाब पुलिस को पहले से ही मालूम था कि पीएम के दौरे के दौरान कई सड़कों को चक्का जाम किया जाएगा और 2 जनवरी को फिरोजपुर के डीएसपी सुखदेव सिंह ने इसकी रिपोर्ट भी अपने उच्च अधिकारियों को भेज दी थी। यही नहीं, दौरे के वक्त भी पहले से ही बता दिया गया था और चक्का जाम होने वाला है ये भी कह दिया गया था। इसके बावजूद उच्च अधिकारियों ने कोई कदम नहीं उठाया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि कोरोना और ओमिक्रॉन के खिलाफ मिला बड़ा सुरक्षा कवच। नई स्टडी में हुआ ये खुलासा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया भर में इस वक्त कोरोना महामारी का खौफ है और इस जगह महामारी को कंट्रोल करने के प्रयास जारी हैं। इसी बीच वैज्ञानिकों ने लोगों को एक राहत भरी खबर दी है, जिसे जानकर आपके भीतर का डर जरूर कम हो जाएगा। एक ताज़ा स्टडी में सामने आया है कि कोल्ड होने से बॉडी की इम्यूनिटी कोरोना के खिलाफ ज़्यादा मजबूत हो जाती है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के साइंटिस्ट ने अपनी स्टडी में पाया है कि खांसी और जुकाम से टी सेल यानी रक्त कोशिकाओं को बढ़ावा मिलता है, जो कि वायरस की डिटेक्ट करने में कारगर साबित होती है। और इसके अलावा कोविड में सूंघने की क्षमता प्रभावित होने से भी हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है। डॉक्टर ने बताया कि जब हम किसी वायरस से संक्रमित होते हैं तो बॉडी में टी सेल बनने लगती हैं और इसके ज़रिए हम कोविड के किसी भी इन्फेक्शन से बचाव के लिए तैयार हो जाते हैं। डॉक्टर ने कहा कि ये एक अहम खोज है, लेकिन ये सुरक्षा का केवल एक ही तरीका है और किसी को भी सिर्फ इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बाकी जो तरीके हैं उन पर भी एक साथ ही उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जैसे कि मास्क लगाना और हैंड सैनिटाइज़र लगातार इस्तेमाल करना, हाथ को धोए रखना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, ये सारे तरीके अपनाए जाने चाहिए। और सर्दी अगर हो जाए, कोल्ड अगर हो जाए तो ये अच्छी बात है, क्योंकि इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मारने और किडनैपिंग की धमकी, 72 साल का बुजुर्ग हो गया गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने सोमवार को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की धमकी के आरोप में न्यूयॉर्क में एक 72 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में अभियोजकों ने जानकारी देते हुए कहा कि थॉमस मेल्किन नाम के शख्स ने जानबूझकर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को मारने, किडनैपिंग करने और शारीरिक चोट पहुंचाने की धमकी दी है। वहीं मेल्किन ने जुलाई 2020 में एक साक्षात्कार के दौरान यूएस कैपिटल पुलिस को बताया कि अगर ट्रंप 2020 का चुनाव हार जाते हैं और पद छोड़ने से इनकार कर देते हैं तो वो उन पर हथियार से हमला कर देगा। भारत ने किया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, समुद्र से समुद्र में मार करने की है इसमें क्षमता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने मंगलवार को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया और इस मिसाइल का परीक्षण पश्चिमी समुद्री तट पर भारतीय नौसेना के विध्वंसक जहाज INS विशाखापट्टनम से किया गया। ये मिसाइल का समुद्र से समुद्र में मार करने वाला स्वरूप है और भारतीय नौसेना के सूत्रों के अनुसार परीक्षण में मिसाइल ने अपनी अधिकतम रेंज के साथ टारगेट शिप को पूरी सटीकता के साथ निशाना बनाया। इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि ये बड़ी कामयाबी भारतीय सेना के हाथ में लगी है।
इससे पहले पिछले महीने भारत ने उड़ीसा तट के पास सतह से सतह पर मार करने में सक्षम स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दुनिया को डराने में जुटे तानाशाह किम जोंग उन, उत्तर कोरिया ने फिर दागी बैलिस्टिक मिसाइल। जी हां दोस्तों, दक्षिण कोरिया और जापान की सेनाओं का कहना है कि उत्तर कोरिया ने मंगलवार को अपने पूर्वी समुद्र में एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जो एक सप्ताह में उसका दूसरा परीक्षण है। और इससे पहले उत्तर कोरिया ने 2021 में भी लगातार हथियारों के परीक्षण किए थे, जो इस बात को रेखांकित करता है कि कैसे उत्तर कोरिया वैश्विक महामारी के मद्देनजर लगाए अपने लॉकडाउन और अमेरिका के साथ परमाणु शांति वार्ता के ठप पड़े होने के दौरान अपनी सैन्य क्षमताओं का विस्तार करना जारी रखे हुए है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कई रक्षा आयात परियोजनाओं को स्थगित करेगी मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, सैन्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार अब विदेश से आयात होने वाले हथियारों और कई रक्षा आयात परियोजनाओं को स्थगित करने जा रही है। सरकार की ये पहल ऐसे समय में आई है जब केंद्र नई रक्षा उत्पादन और एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी लेकर आ रही है, जो देश के भीतर रक्षा उत्पादन को मजबूत करने और निर्यात में मदद करने के लिए आगे का रास्ता तय करेगी। सरकारी सूत्रों ने ANI को बताया कि रक्षा मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय बैठक बुधवार को होने वाली है, जो वर्चुअली आयोजित की जाएगी। इस बैठक में खरीद कैटेगरी के तहत सभी आयात परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी। एजेंसी के मुताबिक इस बात की संभावना है कि बैठक में इन परियोजनाओं को रद्द किया जा सकता है या फिर स्थगित करने संबंधित कोई बड़ा और अहम फैसला लिया जा सकता है।